गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में नया टॉपिक जो कि मौद्रिक नीति या भारत में मौद्रिक नीति है, ये टॉपिक आपका यूनिट 3 या सेक्शन 3 का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम मौद्रिक नीति के उद्देश्य, लक्ष्य, इनके जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका सेक्शन 3 का जो लास्ट टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूनिट 3 में आपके 3 टॉपिक जो कि केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक और मौद्रिक नीति, तीनों ही है। ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है ये, तो आप इस यूनिट को जैसे ही टॉपिक खत्म होता है आप तैयार करिए और तैयार करने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स है उसको पूछिए। हेडिंग डालते हैं भारत में मौद्रिक नीति। भारत में मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति किसके द्वारा अपनाई जाती है? मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाई जाती है अपने देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए, कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो उनको रोकने के लिए। इस मौद्रिक नीति के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जाता है और साथ में इस मौद्रिक नीति और साख नीति को अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को विकसित होने में या देश की अर्थव्यवस्था का विकास होने में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। भारत में मौद्रिक नीति का संक्षिप्त विवेचन आरबीआई के कार्यों में या कार्यों के संदर्भ में किया गया, जिसके अंतर्गत बैंक दर था, एसएलआर था, सीआरआर था, खुले बाजार की क्रियाएं, न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं, जिसके अंतर्गत उधार की अधिकतम सीमाएं, उधार की न्यूनतम सीमाएं, ये सारी रिजर्व बैंक के कार्यों के अंतर्गत संक्षिप्त रूप में किया। इस लेसन में विशेषतया 1991 से मौद्रिक नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 1991 से रिजर्व बैंक के द्वारा जो भी मौद्रिक नीति के संदर्भ में विभिन्न पहलू थे, इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के बारे में, लक्ष्यों के बारे में, इसको प्राप्त करने की विधियां, उद्देश्य, लक्ष्यों के बारे में, इसे प्राप्त करने की विधियां, ये कहां तक सफलता सिद्ध हुई है या सफलता के बारे में इस मौद्रिक नीति के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। और बाद में भारत में मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा भी इसी के आगे की जाएगी कि हमने संक्षिप्त क्रिया जो है कितनी सफलता प्राप्त की है। कहने का मतलब सारांश की बात करते हैं। ये सारी चीजें इस चैप्टर में होगी। अंत में लास्ट में मौद्रिक नीति की भावी सफलता के लिए जो सुझाव दिए जाएंगे, उन सुझावों के बारे में, उस सुझावों के बारे में भी इस टॉपिक के अंतर्गत विस्तृत रूप से चर्चा होगी। तो ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मौद्रिक नीति का अर्थ बताइए या मौद्रिक नीति किसे कहते हैं। तो आप सबसे पहले मौद्रिक नीति के अर्थ के बारे में जानेंगे। हेडिंग डालिए मौद्रिक नीति का अर्थ।
जाए। यदि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो मुद्रा की पूर्ति में किस प्रकार से विस्तार किया जाए, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में विस्तार होगा तो साख सृजन भी ज़्यादा मात्रा में होगा, और साख सृजन ज़्यादा मात्रा में होगा तो मंदी की स्थिति को दूर किया जा सकता है। तो इसमें मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन के द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का काम मौद्रिक नीति के अंतर्गत होता है, और मौद्रिक का मतलब होता है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने से। तो मौद्रिक नीति का अर्थ के अंतर्गत जो मौद्रिक नीति के अंतर्गत बात करेंगे तो मुद्रा की पूर्ति, ब्याज व ऋण आदि को नियमित करने का प्रयास किया जाता है। देखिए इसके अंतर्गत मौद्रिक नीति के अंतर्गत मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति यानी मात्रा, ब्याज व मुद्रा की पूर्ति या मात्रा, ब्याज व ऋण आदि को नियंत्रित का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा को, मुद्रा की पूर्ति को, बात एक ही है, ब्याज को, ऋण आदि को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। आजकल मौद्रिक नीति के स्थान पर मौद्रिक व साख नीति पर बल दिया जाने लगा है। यह आपकी मौद्रिक नीति की परिभाषा यहीं पर खत्म होती है। आजकल जो है मौद्रिक नीति की जगह मौद्रिक व साख नीति, मौद्रिक व साख नीति पर अधिक बल दिया जाता है, अधिक बल, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करने से साख की मात्रा में भी तो परिवर्तन होगा। साख जो कि उधार देने का काम है, जो कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, ये मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने पर साख की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है और यदि तेजी की स्थिति है तो मुद्रा की पूर्ति को कम करके साख की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। इसलिए पहले इसे सिर्फ मौद्रिक नीति के नाम से ही स्पष्ट किया जाता था, लेकिन आजकल वर्तमान की अगर हम बात करें तो मौद्रिक व साख नीति पर बल दिया जाने लगा है, क्योंकि मुद्रा व साख की मात्राएं उत्पादन व कीमतों को प्रभावित करती है। क्योंकि मुद्रा व साख की मात्राएं उत्पादन व कीमतों को प्रभावित कैसे करती है? यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो साख सृजन बढ़ेगा, साख सृजन बढ़ेगा तो व्यापारिक बैंक ज्यादा मात्रा में पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, जो भी निवेश करता है उनको ज्यादा मात्रा में पैसा उधार देंगे, और जब ज्यादा मात्रा में पैसा उधार दिया जाएगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, और उत्पादन ज्यादा होगा तो कीमतें कम होगी, कीमतें कम होगी तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ेगी और वो ज्यादा वस्तुओं की मांग करेगा। इस प्रकार मौद्रिक और साख नीति का उत्पादन और कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। अगर मुद्रा की मात्रा कम होगी तो साख सृजन कम होगा, साख सृजन कम होगा तो लोगों के पास व्यापारिक बैंकों के मार्फत पैसा कम आएगा, व्यापारिक बैंकों के मार्फत पैसा कम आएगा तो लोग निवेश कम मात्रा में करेंगे, निवेश कम मात्रा में करेंगे तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा तो आय कम प्राप्त होगी, आय कम प्राप्त होगी, और उत्पादन के कम होने पर
भी निर्धारित उद्देश्य है उन निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। क्योंकि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार की मात्रा को बढ़ाना, बेरोजगारी को कम करना, अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना, मुद्रास्फीति अगर है तो उसको कम करना, इस प्रकार के जो लक्ष्य निर्धारित होते हैं इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है मुद्रा व साख नीति के द्वारा। मौद्रिक व साख नीति बोलिए चाहे आप मुद्रा व साख नीति बोलिए, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। इसके लिए जो केंद्रीय बैंक है, जो कि बैंकों का बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक माना जाता है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम रिजर्व बैंक के द्वारा, जो कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा किया जाता है। अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंकों के नाम अलग अलग हैं। तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, इस प्रकार के कार्यों को इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के निर्णय लेता है। जैसे मुद्रा की पूर्ति की 4 अवधारणाएं पढ़ी थी अपन ने, लेसन चैप्टर 3 या 4 होगा, जिसमें M1, M2, M3 और M4 है। तो मुद्रा की पूर्ति में जो 4 अवधारणाएं हैं, M1, M2, M3 व M4, इन चारों अवधारणाओं में ये जो M1 थी ये आपकी संकीर्ण मुद्रा कहलाती है, संकीर्ण मुद्रा। M3 जो है वो आपकी विस्तृत मुद्रा कहलाती है, M3 विस्तृत मुद्रा कहलाती है। दोनों जो कि विस्तृत मुद्रा और संकीर्ण मुद्रा है ये ज्यादा काम में ली जाती है। तो इनकी वृद्धि दर वार्षिक कितनी होनी चाहिए, साथ में साख अथवा उधार की मात्रा कुल कितनी रखी जाए, उसकी लागत अथवा ब्याज की दर क्या होनी चाहिए, और भी बहुत सारी शर्तें हैं इन विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, निर्यात आदि में उनका आवंटन कैसे किया जाए, किसका, मुद्रा की पूर्ति का, साख के द्वारा। तो इस प्रकार इन प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, निर्यात करने के लिए निर्यात उद्योगों को किस प्रकार से आवंटन किया जाए, ये सारे काम केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें कृषि से संबंधित क्रियाएं, खनन, सड़क परिवहन चालन, खुदरा व्यापार, स्वरोजगार में संलग्न व्यापारी, पेशेवर व्यक्ति और आदि को बैंक अपनी कुल उधार का कितना न्यूनतम अंश दे और जो ब्याज है उस ब्याज की दर क्या रखी जानी चाहिए, ताकि ये सारे क्षेत्र विकास कर सके, अपनी आय को बढ़ा सके और साथ में ब्याज का भार उन पर ज्यादा ना पड़े। और साथ में एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो है बैंकों को वापस इन पैसों की रिकवरी हो सके। ये सारे काम व्यापारिक केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं व्यापारिक बैंकों के मार्फत। इस प्रकार मुद्रा व साख नीति के दायरे में मुद्रा की पूर्ति और साख की पूर्ति तथा ब्याज की दरें अर्थात साख की लागत आदि शामिल होती है। इस प्रकार मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति, साख नीति के पूर्ति और ब्याज की दरें, ये तीनों चीजें पर जो है ध्यान दिया जाता है मौद्रिक व साख नीति में। किस पर, मुद्रा की पूर्ति, साख की मात्रा यानी उधार कितना दिया जाए, मात्रा पूर्ति एक ही बात है, वह ब्याज की दरें, ब्याज की दर क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें मौद्रिक व साख नीति के अंतर्गत शामिल की जाती है। ब्याज की लागत समझ लो, ब्याज की दर समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये बात एक ही है। इस प्रकार मुद्रा व साख नीति के अंतर्गत इन बातों को शामिल किया जाता है। साख नियोजक
व साख आवंटन। साख नियोजन का मतलब होता है कि जो उधार की राशि है या उधार की जितनी पूर्ति है, उन उधार की मात्राओं को किस प्रकार से योजना बना के प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में किस प्रकार से उनका आवंटन होना चाहिए, ताकि सभी व्यक्तियों को जितनी मात्रा में चाहिए उन सभी को साख प्राप्त हो सके, उधार प्राप्त हो सके, और साथ में ब्याज की दर या साख की जो लागत है, ब्याज की लागत जो है वो कम होनी चाहिए। साख नियोजन व साख आवंटन व साख की लागत अथवा ब्याज की दर आदि का महत्व बढ़ जाने से भारतीय रिजर्व बैंक पहले वर्ष में 2 बार साख नीति घोषित किया करता था। साख नियोजन, साख आवंटन व ब्याज की लागत या ब्याज की दर, इन सभी का महत्व बढ़ जाने के कारण रिजर्व बैंक पहले साल में 2 बार साख नीति घोषित किया करता था। पहले साख नीति जो फर्स्ट होती थी वो तो होती थी आपकी अप्रैल से लेकर सितंबर तक, जो कि शुष्क मौसम के अंतर्गत की जाती थी। इस समय ज्यादा मात्रा में साख सृजन कम हो पाता था, क्योंकि लोगों के पास निवेश करने के लिए या विनियोग करने के लिए उस समय फसल नहीं हो पाती थी। तो साख नीति अप्रैल से सितंबर तक 6 माह की अवधि के लिए, जब कोषों की मांग आमतौर पर कम होती थी, लोग कम मात्रा में उधार लेते थे उस में, और दूसरी जो है सेकंड जो की साख नीति है वो अक्टूबर से लेकर नए वर्ष जो कि मार्च में व्यस्त मौसम होता है, उस समय कोषों की मांग यानी साख की मांग ज्यादा होती थी। इस प्रकार 2 साख नीति घोषित की जाती थी। लेकिन अभी की बात करें अपन तो देश की तात्कालिक परिस्थिति को देखते हुए प्रचलित कीमत स्तर, विदेशी विनिमय व अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है वर्ष में 1 बार ही साख नीति की घोषणा की जाती है। पहले तो वर्ष में 2 बार होती थी, अब साख नीति की घोषणा वर्ष में 1 बार ही होती है। देश की तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रचलित कीमत स्तर, विदेशी विनिमय व अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आरबीआई के द्वारा वर्ष में 1 बार जो है साख नीति घोषित की जाती है। अब अप्रैल माह में वर्ष की मौद्रिक व साख नीति पर वार्षिक वक्तव्य जारी किया जाता है। तो वर्ष में 1 बार होती है, और वो कब होती है? अप्रैल में। वार्षिक वक्तव्य या रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है या रिपोर्ट बनाई जाती है, तथा बाद में प्रत्येक 3 महीने के बाद साख नीति की समीक्षा की जाती है। तो ये जो है साख नीति साल में 1 बार बनेगी, लेकिन हर 3 माह में इस साख नीति की समीक्षा की जाती है। समीक्षा का मतलब है क्या क्या हमने प्राप्त किया या हमें क्या क्या लक्ष्य थे, क्या क्या बाकी रह गए, और जो बाकी रह गए उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सके, इन सभी के बारे में साल में हर 3 महीने में 1 बार और साल में 4 बार 3
4 बार जो है आपकी साख नीति का मूल्यांकन कम से कम 4 बार लेखा जोखा किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किए जाते हैं। जैसे कि पूरे साल में अप्रैल में साख नीति तैयार कर दी गई, वार्षिक रिपोर्ट इसकी पेश की जाती है। अब इसमें हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे कि अर्थव्यवस्था में विकास की दर इतनी होनी चाहिए और जो है कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए और भी बहुत सारे जो लक्ष्य होते हैं, तो हमने 3 महीने में कितना प्राप्त किया या क्या कम रह गया, उसमें परिवर्तन नेक्स्ट महीने में जो नेक्स्ट समीक्षा होगी उसमें किए जा सकते हैं, ताकि जो निर्धारित लक्ष्य हैं उन निर्धारित लक्ष्यों के अकॉर्डिंग जो है हमें सफलता प्राप्त हो सके, तो उनमें परिवर्तन भी किया जाता है। जरूरत पड़ने पर बीच बीच में कभी भी साख नीति में परिवर्तन किए जा सकते हैं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। मुद्रा व साख नीति की घोषणा से ये स्पष्ट हो जाता है कि अमुक अवधि में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि दर कितनी रखी जाए। ये जो मुद्रा की या मौद्रिक और साख नीति है, इसमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो लक्ष्य हमने देश की अर्थव्यवस्था में बनाए प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए थे, उसमें मुद्रा की पूर्ति में और साख की मात्रा में कितनी वृद्धि करनी है। मुद्रा व साख नीति की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें अल्पकाल के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों की घोषणा की जाती है कि अल्पकाल में ये लक्ष्य हमने जो निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए। ये उपाय वर्ष में कभी भी घोषित किए जा सकते हैं, जैसे बैंक दर हो गया, नकद रिजर्व अनुपात हो गया जिसको आप CRR बोलोगे, आजकल रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, जो कि मैं बताऊंगी आपको, एक बार पहले भी बता दिया था कि रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है। इसके छोटे क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं और SLR आदि के परिवर्तनों के द्वारा साख नियंत्रण के उपाय अर्थव्यवस्था में अपनाए जाते हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रहे और हमारा जो व्यापार संतुलन है या भुगतान संतुलन है वो अनुकूल रह सके। इस प्रकार मौद्रिक व साख नीति जो कि केंद्रीय बैंक के द्वारा या रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाई जाती है, उसके कुछ लक्ष्य होते हैं। उन मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसको एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की बात करते हैं। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के लिए हम एक तालिका बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं, उससे ठीक रहेगा। हेडिंग डालिए मौद्रिक नीति के उद्देश्य। मौद्रिक नीति के उद्देश्य जो कि चर्चा करेंगे, इसके अंतर्गत 2 उद्देश्यों को सर्वोपरि माना गया है, मेन माना गया है कि हमें कम से कम ये 2 उद्देश्य, और उद्देश्य तो प्राप्त करने ही है, लेकिन 2 उद्देश्य हैं जिनको प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक बताया गया है। तो भारत में मौद्रिक नीति का प्रमुख लक्ष्य 2 उद्देश्यों को प्राप्त करना रखा गया है। एक तो है मूल्य स्थिरता, यानी कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, और दूसरा है उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में बैंक कर्ज की उपलब्धि को सुनिश्चित करना। कहने का मतलब रिजर्व बैंक के द्वारा जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जाती है उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को या उत्पादन कार्यों के लिए कम ब्याज की दर पर उधार दिया जाना चाहिए ताकि विकास बढ़ सके और हम हमारे देश की सकल राष्ट्रीय
आय जो कि जीडीपी सकल राष्ट्रीय उत्पादन जिसको बोलते हैं, जीएनपी सॉरी, सकल घरेलू उत्पाद हो जाता है तो जीडीपी, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद या आय जो कि जीएनपी है उनमें वृद्धि करना, क्योंकि जब आपकी जीडीपी बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो दो उद्देश्य मेन माने गए हैं, इन उद्देश्यों की तालिका बना लेते हैं। सबसे पहला है विकास की दर को ऊंचा करना। विकास की दर को ऊंचा करना मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में आता है। सेकंड है मूल्य स्थिरता, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये मौद्रिक नीति का मेन उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि अर्थव्यवस्था में कीमतों में मूल्य स्थिरता रहे, कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। नेक्स्ट है आय व धन की वितरण की असमानता को कम करना। आय व धन के वितरण की असमानता को कम करना। हमारे देश में धनी अधिक धनी, गरीब ज्यादा गरीब है, तो ये जो आय के वितरण की जो असमानता है उसको भी कम किया जाना चाहिए। ये मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रोजगार के अवसर बढ़ाना। रोजगार के अवसर बढ़ाना, क्योंकि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा। लास्ट है भुगतान असंतुलन को कम करना। भुगतान असंतुलन को कम करना, ये आपके मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के निर्धारित किए गए हैं, जो कि 5 उद्देश्य हैं। विकास की दर को ऊंचा करना, मूल्य स्थिरता, आय व धन के वितरण की असमानता को कम करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और भुगतान असंतुलन को कम करना। ये आप तालिका बना लीजिए। इसको बनाने के बाद इन सभी उद्देश्यों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। याद रहे मौद्रिक नीति के उद्देश्य बहुत कुछ आर्थिक नीति के उद्देश्यों पर या आर्थिक नीति के उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए मौद्रिक नीति के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार के, इनका विवरण या इनका विस्तृत स्पष्टीकरण नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसके उद्देश्यों के बारे में